नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और ये है मोदी बजट, जिस पर बहुत सारी आशाएं टिकी हुई हैं कि वो क्या ट्रांसफॉर्मेशनल काम करेंगे या चाहते हैं फिर भी उनके हाथ बंधे हुए हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ खास मेहमानों से। आई कैन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के अनिल सिंघवी हमारे साथ हैं, एक्सिस कैपिटल के MD CEO और नीलेश शाह हमारे साथ हैं और क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट DK जोशी भी हमारे साथ हैं। मेहमानों का स्वागत है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं, लगता है कि सब इसी बजट में हो जाए। अगर वो 5 साल का एक रोड मैप दे देते हैं, इशू इस बात का आएगा कि इतनी बड़ी मुश्किलों में से क्या वो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सब्सिडी पर ऐसी कटौती करेंगे जिससे गरीब नाराज हो जाएं, या वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनको भी खुश रखा जा सके, मध्य वर्ग भी खुश रहे, बाजार भी खुश रहे और FII भी खुश रहे। इस नजरिए से हम इन विशेषज्ञों की राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पहला सवाल नीलेश भाई आपसे, बिग आइडिया क्या हो सकता है? अगर हम बजट में देखें तो 2 चीज़ के ऊपर फोकस रहना चाहिए जो उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है। एक जॉब क्रिएशन और दूसरी ग्रोथ रिवाइवल। अब अगर आप देखें, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ एक ही है कि गवर्नमेंट के पास उतनी रेवेन्यू नहीं है जिससे वो कैपिटल पे भी खर्चा कर सके और सब्सिडी भी दे सके और रेवेन्यू पे भी खर्चा कर सके। कुछ हद तक हमारे जो खर्चे हैं डिफेंस के, सैलरीज के, ब्याज के, वो फिक्स्ड हैं, तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा होना चाहिए वो कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इस बजट में कुछ इस हद तक रेवेन्यू बढ़ानी चाहिए। जैसे चाणक्य ने कहा था कि मधुमक्खी फूल से मध जैसे निकाल लेती है, वैसे गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया चाणक्य वाला। चाणक्य के बोलने का मतलब था कि यूं टैक्स वसूलो कि पता न चले, लेकिन रेलवे में खास करके सबर्बन में जो काम कर दिया, उसके बाद जो विरोध या आलोचना शायद मीडिया में और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ज्यादा थी। अभी हमने एक सर्वे कराया मनी कंट्रोल पे, उस पर आम जनता ये कह रही है, जो मनी कंट्रोल के यूजर हैं वो कह रहे हैं कि हम समझ रहे हैं, हम सरकार पे नाराज नहीं है इस बढ़ोतरी के लिए, सरकार लेकिन चिकन आउट कर गई, उसने तो कम कर दिया। प्रोबेबली सरकार ने मनी कंट्रोल को जो विश्लेषण हुआ वो नहीं देखा और इसलिए डिसीजन ले लिया। बट मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। एक है कि हमारे पास काफ़ी डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्सेस है, तकरीबन 2.5 लाख करोड़ के ऊपर। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम ला सके जिससे जिस बंदे ने टैक्स में डिस्प्यूट हुआ है वो टैक्स का पेमेंट कर दे और पेनल्टीज वेव हो जाए, तो मेरे हिसाब से कई लोग उस स्कीम का बेनिफिट लेने आ जाएंगे और गवर्नमेंट को एक पैसा आ जाएगा इस साल के लिए। सेकंड चीज़ है कि जो पिछली NDA गवर्नमेंट थी जिसमें यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने टैक्स ड्यूटी स्ट्रक्चर्स में काफ़ी रैशनलाइजेशन कर दिया था। पहले हमारे पास 7, 10, 15 टेबल होते थे जिसके अंदर अलग अलग रेट होते थे और उस वजह से हमेशा डिस्प्यूट रहा करता था, इस रेट पे ड्यूटी लगे, उस रेट पे ड्यूटी लगे। उन्होंने उसको काफ़ी कम कर दिया और रैशनलाइज कर दिया। आज हमें वही तरीके की रैशनलाइजेशन टैक्स एग्जम्पशन में लानी है। हम तकरीबन 5 लाख करोड़ का टैक्स एग्जम्पशन कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल्स को दिया हुआ है। अगर हम वो रैशनलाइजेशन इस इंसेंटिव्स में ला दे तो अगेन टैक्स रेवेन्यू बढ़ पाएगी। बिल्कुल। तीसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट के पास कई एसेट्स हैं, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, स्पेक्ट्रम है, लैंड है। उस एसेट्स को अगर वो मोनेटाइजेशन करना चालू करे तो उस वजह से उन्हें अगेन रेवेन्यू आ जाएगी, पैसा मिल जाएगा और टैक्सेशन का बर्डन लोगों के ऊपर नहीं आएगा। बिल्कुल, आपने रेवेन्यू के तरीके बताए, आपने डिस्प्यूटेड अमाउंट के बारे में बताया कि उसकी वसूली किस तरीके से म्यूचुअली एग्री करके लोग कर सकते हैं, और आपने ये भी बताया कि कॉर्पोरेट एग्जम्पशन को इंसेंटिव में बदलो। ये एक सिग्नल की बात होगी कि लोग पैसा लेके आए। कसौटी लेकिन एक दूसरी बात होगी, जितनी भी हम चर्चा करते हैं जोशी जी, उसमें सवाल एक आता है कि फिस्कल डेफिसिट का नंबर क्या होगा। जो एस्टिमेटेड था 4.1, क्या वो वास्तव में, उसमें तो एक प्रकार की थोड़ी सी ईमानदारी की कमी थी, तो बढ़ करके करीबन 5% के आसपास आ जाएगा। तो अब लोग ये बहस कर रहे हैं कि 4.5 हो गया या 4.7 हो गया तो क्या विदेशी निवेशक बुरा मान जाएंगे और ये एक नेगेटिव सिग्नल देगा। यहां पर मोदी जी कोई समझौता नहीं कर सकते, उनको एक ईमानदारी वाला फिस्कल डेफिसिट का नंबर लाना होगा। तो अगर बढ़ता हुआ दिख जाए फिस्कल डेफिसिट तो क्या ये बुरी खबर होगी?
देखिए कहाँ से बढ़ता हुआ, अगर आप 4.1 नंबर को कह रहे हैं, उसमें उस समय काफ़ी अंडर बजटिंग हुई थी सब्सिडीज़ की। 25% जो सब्सिडीज़ थी वो रोल ओवर, अगले साल पेमेंट के लिए रोल ओवर किए थे। तो इस तरह से कम किया हुआ वो वैसे भी रिलायबल नहीं था। जब नंबर निकला तो हमने भी खुद कहा था कि फिस्कल डेफिसिट ये 4.1 अचीवेबल नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू प्रोजेक्शन इतनी ज़्यादा है और काफ़ी चीज़ें आगे पोस्टपोन की हुई हैं, तो इसको अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। और 4.5 4.6 का नंबर हम उस समय भी दे रहे थे। तो अभी जो सरकार के सामने जो एक मुद्दा है, या जो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने मुद्दा ये है कि फिस्कल डेफिसिट नंबर को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, पर वो 4.3 है या 4.4 है ये मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि वो किस तरह से क्या क्वालिटी है फिस्कल डेफिसिट की। क्वालिटी में ये आ जाता है कि देखिए, अगर आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं तो पिछले कुछ सालों में हुआ यह है कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम देखते हैं उनको, वो प्री बजट प्री ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो थे वो नीचे थे काफ़ी, और उसके बाद में क्राइसिस आने के बाद खूब फिस्कल स्पेंडिंग हुई तो वो बढ़े। उसके बाद काफ़ी कटौती की गई है एक्सपेंडिचर में, और काफ़ी एक्सपेंडिचर अब प्री क्राइसिस लेवल पे आ चुके हैं। पर जो रेवेन्यू की स्टोरी है वो उल्टी है, रेवेन्यू लगातार एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी गिरता जा रहा है। तो अब ये इस गैप को कम करने के लिए आपके पास ये तो नहीं है कि आप एक्सपेंडिचर काट सकें। ओवरऑल एक्सपेंडिचर काटेंगे तो उसका विपरीत असर पड़ेगा। एक्सपेंडिचर स्विचिंग, जिनकी कि नीलेश भी बात कर रहे थे कि सब्सिडी काटिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, तो एक ये आप अगर करते हैं और फिस्कल डेफिसिट 4.3 4.4 भी होता है तो कोई, मेरे को नहीं लगता कोई बुरी बात है। और दूसरा ये है कि जहां अगर इसके लिए एक लेस पेनफुल तरीका आप अपनाना चाहते हैं तो वो सिर्फ जीएसटी है, और कोई इनके पास हथियार नहीं है। अगर आप जीएसटी लाते हैं, इस साल तो नहीं ला पाएंगे, चाहे अगले साल लाते हैं, तो उससे जो जीडीपी है आपका 1.5 to 1.7% बढ़ जाता है। जीडीपी बढ़ेगा तो रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे, तो फिस्कल कंसोलिडेशन का प्रोसेस पेनफुल नहीं रहेगा। जो उसमें जिसको कड़े कदम है, वो कड़े कदम आप थोड़ा सा और टेपर ऑफ कर सकते हैं। तो जीएसटी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टूल हो सकता है। अनिल सिंघवी साहब को शामिल करते हैं। आपने सुना मोदी जी ने कहा था कि कड़वी गोली खाने का वक्त है, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। हमको लगता है मोदी जी इतना कह करके रुक गए हैं। उनको अपना कम्युनिकेशन और बढ़ाना चाहिए, लोगों को इस विश्वास में लेना चाहिए कि फूड फ्यूल ये वाली जो सब्सिडी है इसको काटना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपके जिस्म में डायबिटीज है, हमारी इकोनॉमी के जिस्म में। क्या वो ये रूट लेंगे या एडजस्टमेंट इस तरीके का करेंगे, जैसा इन्होंने कहा कि ईमानदारी का नंबर ले आए कि खर्चे की क्वालिटी क्या है, ये बताते हुए अगर फिस्कल डेफिसिट का नंबर बड़ा है तो भी आप मार्केट के तौर पर, देशी और विदेशी निवेशक के तौर पर वो नंबर डाइजेस्ट कर लेंगे। वो कौन सा नंबर होगा? संजय जी, दो चीज है। एक फिस्कल डेफिसिट की जो बात जोशी साहब ने कही थी वो बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूं कि ये मायने नहीं रखता कि वो 4.4 है कि 4.5 है। जहां तक मायने की बात है, जहां तक फिस्कल डेफिसिट की बात है। और दूसरा आप ये देखें कि सिर्फ इनके पास में 45 दिन थे, 26 मई को आए और 10 जुलाई को बजट है, तो 45 दिन के अंदर बहुत बड़ा एक काम करके कि देश के सामने कि ये अगले 2-3 साल में काम होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि वो एक बहुत बड़ा बजट आएगा। तो मेरा एक सबसे बड़ी धारणा तो ये है कि ये बजट एक माहौल के हिसाब से 45 दिन में जो भी काम करने के लिए मिला है उसके हिसाब से बजट होगा, पर ये मेरे हिसाब से बिग रिफॉर्म का बजट मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा। दूसरा एक ऑनेस्ट बैलेंस शीट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट को देखने का एक रवैया होगा कि ऑनेस्टली हम किस हिसाब से देखें कि क्या रेवेन्यू है और क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं। और आगे चलते हुए आज अगर वो 4.5% भी होता है, पर अगर ये काम करते हैं कि 3 साल के अंदर इसको हम 3% पे ले आएंगे और रेवेन्यू डेफिसिट बिल्कुल 3 साल में खत्म हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से एक डायरेक्शनल अगर बजट होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। बतौर कि इन लास्ट 45 डेज में बैठ के कि सारी चीजें हटा दो, सारा काम कर लो, वो बहुत मुश्किल वाला काम होगा। तो मेरे को आज लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन एक बाजार की जो धारणा बन गई है कि बजट के अंदर बहुत बड़ा कुछ काम होने वाला है, मुझे नहीं लगता है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा मुद्दा एक काफी समय से रहा हुआ है कि हमारे पास में आज भी इतनी सारे एसेट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। समझिए आप सूटी की एसेट्स ले लीजिए, बाल्को ले लीजिए, हिंदुस्तान जिंक ले लीजिए, ये तो इतने लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं कि पता नहीं क्यों अब तक वेट करते हैं। मुझे लगता है बजट की भी वेट नहीं करनी चाहिए। चलिए समझिए उनके पास में वक्त कम था तो आप बजट के दिन पे भी बात करके कि ये हम अगले 15 दिन में, 30 दिन के अंदर इन सभी का डाइवेस्टमेंट करने वाले हैं। इससे अच्छा बाजार का माहौल, इससे अच्छा पूरा एक इकोनॉमी का माहौल सरकार को कभी नहीं मिल सकता है अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए फ्रॉम डाइवेस्टमेंट। बिल्कुल, तो ये जो 2-4 चीजें हैं मेरे ख्याल से वो काफी एक्सलेटेड काम करना चाहिए
जबकि बजट की एक वेट करके या एक पॉलिसी स्टेटमेंट करके उसकी जरूरत ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आउट ऑफ बजट किए जा सकते थे, बहुत बड़ा काम बिल्कुल। लेकिन सिंघवी साहब जो बात कह रहे हैं नीलेश भाई, उनका कहना है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई है इसको, चूंकि इतना कम समय मिला है, 6 हफ्ते में आप कितना क्रांतिकारी काम करेंगे। लेकिन एक दूसरी तरफ राय है कि नहीं आप लोगों को अनुमान नहीं है, बहुत शांति छाई भी दिख रही होगी, मोदी जी का बजट ये ट्रांसफॉर्मेशनल बिग बैंग बजट होगा। आपका क्या असेसमेंट है? सो अगर हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में देखें तो उन्होंने सारे काम प्रोबेबली बजट के बाहर किए हैं रादर देन बजट के अंदर। सेकंड चीज, जैसे अनिल जी ने बताई कि 45 दिनों में आप एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट बना सको, वो बहुत ही मुश्किल काम है। बट 3 चीज होती है किसी भी काम के लिए, एक है विजन, दूसरा है मिशन और तीसरा है एग्जीक्यूशन। तो विजन तो उन्होंने अच्छे दिन आने वाले वो स्टेटमेंट में दे दिया, अब मिशन है कि वो बजट में दे दे। एंड इट कुड बी सिंपल थिंग्स कि हम फिस्कल डेफिसिट को इस तरह कंट्रोल करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट को इस साल तक इतना कम कर देंगे, इस तरह से सब्सिडी कंट्रोल करेंगे। सो उन्हें खाली मिशन देना है और फिर उसका एग्जीक्यूशन बजट के बाहर करते रहे। यानी एक संभावना ये भी हो सकती है कि पहला बजट जो आएगा मोदी सरकार का, उसमें एक क्रेडिबल वादा होगा कि देखिए हम आपको 5 साल का रोड मैप दिखा रहे हैं, हम आज डिलीवरी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा कमिटमेंट है। अगर वो क्रेडिबल टाइमलाइन भी दे दी गई तो शायद उसको जितने स्टेक होल्डर हैं अर्थव्यवस्था के ठीक से अप्रिशिएट करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। चर्चा जारी रहेगी, छोटा सा ब्रेक। सीएनबीसी आवाज पर चर्चा हो रही है अनिल सिंघवी, नीलेश शाह और डीके जोशी के साथ कि मोदी बजट का जो एक अनुमान लोगों ने लगाया है कि बिग बैंग होगा या एक कम समय मिला है तो साधारण बजट होगा, क्या क्या चीजें उसमें हो सकती हैं। नीलेश भाई, आप ही से एक दूसरा सवाल है, निवेश को बढ़ाना है, पैसा चाहिए, इक्विटी मार्केट हमारे यहाँ जिस जगह फंसा हुआ है वहां से ऊपर ले जाना है इसको, किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करें? राजीव गांधी इक्विटी स्कीम जैसी चीजें ना हो, क्या कर सकते हैं? सो इसमें 2-3 चीजें करनी चाहिए। बट एक जो महत्वपूर्ण चेंज हो चुका है वो ये है कि नॉर्मल इंडियन रिटेल इन्वेस्टर पिछले 1 साल का रिटर्न देख के निवेश करता है। सो अब वो अपने आप इक्विटी में आना चालू हो गया है। मई महीने में तकरीबन 1800 करोड़ की नेट इक्विटी म्यूचुअल फंड सेल्स हुई थी। जून में आशा है कि वो नंबर शायद 7000 करोड़ के ऊपर है। सो डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड में आना चालू हो चुका है। अब उसे हमें बढ़ोतरी देनी है। सो उसे बढ़ोतरी इस तरीके से दे सकते हैं कि एक जो सीसी की लिमिट है उसमें से कार्व आउट करे एक स्पेशल लिमिट फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी आईपीओस। दूसरा है कि जो राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स थी उसको मॉडिफाई किया जाए, फर्स्ट टाइम डीमैट अकाउंट ओपनर की जगह सब इन्वेस्टर्स को दे दे। थर्ड जो है वो ये है कि जिस तरह की मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में है उसमें हमने देखा है कि जब भी पब्लिक इश्यू ऑफ आईपीओ होती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स खींचा चला आता है। मारुति सुजुकी आईपीओ ने 2003-2004 साल में रिटेल इन्वेस्टर्स को इक्विटी मार्केट में वापस लेके आए थे। सो डाइवेस्टमेंट कुछ गिनी चुनी गवर्नमेंट कंपनीज का इस तरह से करे कि रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में वापस आए। बिल्कुल। अनिल सिंघवी साहब, इस पर बहुत चर्चा हुई है, हम लोगों ने कई बार बातचीत की है, पूरे मीडिया में चर्चा हो रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट और पीएसयू बैंक का भविष्य कैसे चले, क्या उसका मैनेजमेंट हो, क्या उसकी ओनरशिप हो, इन 2 चीजों पर वही बात हो सकती है कि अभी वक्त कम है तो असल काम जो करना चाहिए शायद थोड़ा ये और वक्त ले लें, या इस बजट में आप अनुमान करते हैं कि कुछ ऐसा होगा जो निवेश के माहौल को और सुधारने में मदद करे? संजय जी, 2 चीज है। एक तो मेरे हिसाब से सरकार के पास में सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि जो फिस्कल डेफिसिट है 14-15 का, उसको कैसे किस हद तक कम किया जाए जो मार्केट बोरोइंग नहीं हो, क्योंकि अगर मार्केट बोरोइंग होगी तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगी और इन्फ्लेशन बढ़ा रहेगा। तो आई थिंक ये बहुत विशियस साइकिल में आएंगे। तो इससे सबसे बड़ा काम तो करना पड़ेगा कि जो सूती की जो शेयर्स हैं या जो बाल्को हैं, हिंदुस्तान जिंक हैं, ये भी 80-90 हजार करोड़ की मिल्कियत है सरकार के पास में। और दूसरा एक मेरा सबसे बड़ा एक सरकार के लिए एक काम हो सकता है कि एक सॉवरेन फंड करे जिसके अंदर सारे शेयर होल्डिंग, जो भी आज लिस्टेड कंपनीज की शेयर होल्डिंग है सरकार के पास में, वो सॉवरेन फंड में डाले और इस सॉवरेन फंड के यूनिट्स जो हैं बेस्ड ऑन द एनएवी, एक 10% शेयर्स जो हैं वो
इंडियन पब्लिक को ऑफर करें और 10% शेयर कोई दूसरे सॉवरेन फंड जैसे तेमासेक है या अबू धाबी है किसी और को दें, तो गवर्नमेंट की होल्डिंग 80% कर लें और 10% दोनों को करें, तो इसमें रिटेल निवेशक भी आ पाएगा और 10% शायद कोई तेमासेक या कोई अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी कोई भी आए। पर उससे सबसे बड़ा काम यह होगा कि आपके पास एक पूल हो जाएगा एसेट्स का, तो जो आपको कैपिटलाइजेशन करना है, चाहे वो पीएसयू बैंक्स को ले लीजिए, चाहे दूसरी और अपनी जो कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं भारत सरकार के पास में, उनके लिए तो एक बड़ा पूल इकट्ठा हो जाएगा। मेरे हिसाब से इन दोनों चीजों को करते हुए 10% पब्लिक को देके और 10% कोई और बड़े सॉवरेन फंड को देके सरकार ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ इकट्ठा कर सकती है। बहुत इजीली ये काम हो सकता है। बिल्कुल, ये एक तरीके का कंसेंसस है सभी लोगों में जोशी जी, लेकिन आपको ये होना चाहिए, ये एक स्टेटमेंट है। इस बजट में होगा कि नहीं होगा ये दूसरा स्टेटमेंट है। आप क्या समझते हैं? ये कह पाना मुश्किल है कि होगा कि नहीं, क्योंकि कई चीज़ें करनी है इस बजट में। एक तो मतलब जैसा कि इन्होंने नीलेश जी ने भी बताया था कि महंगाई को भी काबू में रखना है, ग्रोथ को भी थोड़ा बढ़ावा देना है और फिस्कल भी कंट्रोल करना है। तो ये सब चीज़ें में काफ़ी एनर्जी जाएगी इन चीज़ों को कैसे आप मतलब एक साथ करते हैं। पर जहाँ तक ये फंड का सवाल है, ये तो बजट से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो बजट के बाहर किया जा सकता है। इसको 4 दिन बाद कर दीजिए, 10 दिन बाद कर दीजिए, बजट से। हाँ। पर ये माहौल सुधारेगा अगर ये आपने बिल्कुल ठीक कहा नीलेश भाई ने जो कहा और आपने रिपीट किया कि महंगाई पर कंट्रोल करना है, ग्रोथ का माहौल बनाना है, जॉब देना है और एक ग्रोथ की तरफ पूरा एक काम बढ़ना शुरू हो। उस दिन मोदी जी क्या हेडलाइन चाहते होंगे, उस नजरिए से मैं पूछना चाहूं तो उनको एक हेडलाइन तो पक्के तौर पर चाहिए, महंगाई से लोगों को राहत और मिडिल क्लास को थोड़ी सी कोई एक टैक्स की, निवेश की कुछ सहूलियत। ये 2 हेडलाइन उनको चाहिए। इसमें महंगाई सबसे बड़ा कंपोनेंट है। पिछले दिनों के माहौल को, निर्णय के बदलाव को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि महंगाई के लिए एक बड़ा कदम सरकार क्या उठाएगी जो डायरेक्ट रिलीफ देने की बात है? देखिए, उसमें तो महंगाई को काबू में लाने के लिए तो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि जो कि फूड सेक्टर से ज़्यादा महंगाई आ रही है, नॉन फूड सेक्टर में तो काफ़ी प्राइसेस दबे हुए हैं। तो फूड सेक्टर की कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपना प्लान एक तरह से बताया हुआ है कि कुछ इंपोर्ट करने की आवश्यकता होगी, कुछ होर्डर्स को क्रैकडाउन करना पड़ेगा, मर्सीलेस के क्रैकडाउन लेट्स से। और उसके अलावा तीसरी चीज़, जो जिस अन्न के भंडार पे वो बैठे हुए हैं, उसको एफसीआई बैठा हुआ है, उसको थोड़ा सा मार्केट में लाइए, क्योंकि वो तो सड़ रहा है अदरवाइज। उससे इन तीनों चीज़ों को करते हैं तो महंगाई में वैसे कंट्रोल आएगा। उसके अलावा जो फंडामेंटली बजट के थ्रू करने की आवश्यकता है वो ये है कि जो नरेगा जो स्कीम है, जिसका लोगों ने लिंक निकाला है कि इसने वेजेस बढ़ा दिए और वेजेस के कारण कॉस्ट बढ़ी और वेज प्राइस स्पाइरल शुरू हुआ, तो उसका कारण ये था कि नरेगा में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई और जिस तरह की एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में जनरेट शुरू होनी, उसमें वेजेस वर नॉट लिंक टू प्रोडक्टिविटी नहीं गई ऊपर। तो ये तो हमेशा इन्फ्लेशनरी होता है। इसलिए अगर नरेगा आप स्कीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि इस साल अच्छा भी रहेगा, आप आगे बढ़ाइए, पर साथ में ये इंश्योर करिए कि ये कुछ एसेट क्रिएट कर रहा है या मकान बन रहा है या कुछ बन रहा है जो ड्यूरेबल है। अगर ये करते हैं तो ये भी महंगाई में अंकुश लगाएगा। बिल्कुल। सिंघवी साहब, एक और बड़ी चीज है जिस पर सब लोग बहुत बहस कर रहे हैं और वो ये है कि इस सरकार का नजरिया, क्योंकि इसी सरकार के लोगों ने कहा है कि महंगाई में तो नरेगा का बड़ा योगदान है, पिछली यूपीए सरकार की स्कीमों का बड़ा योगदान है। उस मद्देनजर फूड सिक्योरिटी बिल के साथ क्या अप्रोच होना चाहिए सरकार का? मेरे हिसाब से तो जो काम यूपीए ने किया था, बहुत ही बेहूदगी के काम हुए। पिछले 2 साल के अंदर जो काम किए गए वो सब ये था क्योंकि कहीं पे ये था कि शायद ये इलेक्शन हम ना जीत पाए, तो लोगों के जेब में पैसा डाल दो, लोगों के जेब के किस हिसाब से काम कर लो। तो वो जो वोट पॉलिटिक्स का जो पिछले 2 साल से इकोनॉमी ने जो बड़ा इफेक्ट लिया था, मेरे हिसाब से चाहे वो इस बजट में करे या उसके बाद में करे, मेरे को नहीं लगता कि इतने सब बड़े काम इस बजट में हो पाएंगे। तो मेरा संजय जी एक ये है कि मेरा एक्सपेक्टेशन बजट से बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि सारा काम अगले 3-4 महीनों से देख के, और फरवरी 28, 2015 कोई बहुत दूर नहीं है, तो वो उसमें काम काफी हो सकता है। पर ये काम एक लेख के देखना पड़ेगा कि आगे नरेगा की स्कीम में और दूसरी स्कीम्स के हिसाब से कितना इसको इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का हुआ है और कितना लो ग्रोथ का, बिकॉज कैपेसिटी क्रिएशन की सबसे बड़ी काम है, चाहे वो जॉब क्रिएशन के लिए हो, चाहे महंगाई को कम करने के लिए हो। सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी हैज टू बी सीन। तो उसको देखने के लिए जो भी अगले 3-4-5 महीने में जो काम करने, वो बजट के बाहर भी काम हो सकते हैं। तो मेरा एक बजट के हिसाब से बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है कि सारे काम, और निराश भी नहीं होना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा काम यह है कि लोगों को इस आशा में निराशा नहीं होनी चाहिए कि बजट में सारी चीजें नहीं आई, क्योंकि कोई बहुत बड़ा काम बजट में 45 दिन में नहीं हो सकेगा। आप क्या समझते हैं कि बाजार या बाहर के निवेशक, वो लोग लैंड एक्विजिशन, फूड सिक्योरिटी,
ऐसी चीजों को भी बड़ा सिग्नल मानेंगे और उस पर बड़ी नजर लगा के बैठे हुए हैं, और आपको लगता है कि इस बजट में ही उसको एड्रेस करके एक सिग्नल देना पड़ेगा इनको? नहीं, अगर बजट में आप एड्रेस नहीं भी करते तो आप बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसके बारे में क्लैरिटी दीजिए, तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव सिग्नल होगा। ऑब्वियसली आई थिंक लैंड एक्विजिशन एक मेजर कारण है जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो रुकावट आई है। और मैन्युफैक्चरिंग को ही ले लीजिए, 90% GDP मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर से आता है, और प्राइवेट सेक्टर तभी इन्वेस्ट करेगा जब जहाँ रिस्क कम होंगे। आपने रिस्क बढ़ा दिए हैं, लैंड एक्विजिशन हो चाहे एनवायरमेंटल क्लियरेंस का, तो ये रिस्क नहीं बढ़ाए, अनसर्टेनिटी बढ़ा दी है एक तरह से। तो ये अगर इसको आप क्लियर करते हैं तो ये एक बिल्कुल पॉजिटिव सिग्नल जाएगा इन्वेस्टर के लिए। नीलेश भाई, देखिए, एक हिस्सा तो ये है कि कठिन वक्त है और खजाने का मैनेजमेंट कैसा है, इसको सब लोग देखेंगे, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि इन्फ्लेशन और निवेश दोनों माहौल कैसा बन रहा है। लेकिन अपनी तरफ से फॉरवर्ड लुकिंग काम करने के तौर पर आपको लगता है कि लिबरलाइजेशन या बड़े रिफॉर्म के रास्ते में, ताकि देशी विदेशी निवेशक पैसा लगाना शुरू कर दें, उसमें कोई बहुत बोल्ड मूव आप एक्सपेक्ट करते हैं? 45 दिनों के समय में इस तरह की बोल्ड मूव करना प्रोबेबली थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट जो ज़रूरत है कि आप इंटेंट क्या कर रहे हैं। अगर आपके इंटेंट है कि हमें जॉब क्रिएशन करनी है, तो उससे भी महंगाई में राहत मिल सकती है, बिकॉज अगर मेरी इनकम बढ़ी है, मुझे नौकरी मिली है, तो थोड़ी बहुत महंगाई अगर देर से संभलेगी तो चल जाएगा। सेकंड चीज़ है कि आप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे कि नहीं देंगे, और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई सारी चीज़ें, बट जो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक था गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, मल्टीपल रेगुलेशंस थे। मतलब वो इंडियन एंटरप्रेन्योर को इंडस्ट्री चलाने के लिए ऐसे जैसे कि उसको सज़ा मिल रही थी, उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। क्या वो एटीट्यूड चेंज हो जाएगा कि नहीं? तो जो निवेशक है वो ये देख रहा है कि आपकी ब्रॉड पॉलिसी जो थी, जो उसकी डायरेक्शन किस तरफ मूव हो रही है। इज इट मूविंग फॉर बेटर ग्रोथ, बेटर हायर इन्वेस्टमेंट्स एंड जॉब क्रिएशन? तब उसे कंफर्ट रहेगी कि हाँ, ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जी, नरेंद्र मोदी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को करने के लिए जाने जाते हैं। पहला बजट है, 6 हफ्ते का वक्त मिला है। हमारे विशेषज्ञों की, मेहमानों की राय ये है कि एक डायरेक्शन मिलेगा, यहाँ तक तो दिखता है, लेकिन शायद वो सारे बड़े काम जिसके बारे में उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं वो एक ही बजट में हो जाए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वो एक क्रेडिबल रोड मैप दे रहे होंगे तो उससे भी लोग निराश नहीं होंगे, बल्कि उनको आशा बनेगी कि इन्होंने वास्तविक बात की है, रियल बात की है, खोखले वादे नहीं किए हैं। इसीलिए जिस पर बाजार हो या कंज्यूमर हो या इन्वेस्टर हो या मैन्युफैक्चरर हो, जिसको धंधा करना है, सबकी नज़र एक ही बात पर है कि महंगाई पर नियंत्रण, फिस्कल डेफिसिट का नंबर और बिजनेस को आसान करने के तरीके क्या होंगे। इसी से बजट डिफाइन होगा। कुछ ही दिनों की बात और है, हम इस प्रकार की चर्चा करते रहेंगे ताकि वो बिग आइडियाज़ और बिग क्वेश्चंस क्या हैं आपके सामने रखें, जिसके चश्मे से इस बजट को आप देखेंगे हमारे मेहमानों के साथ। आप सभी मेहमानों का आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। मोदी सरकार का पहला बजट, उम्मीदें आसमान पर, लेकिन क्या चाहिए आम आदमी को? जमीनी हकीकत जानने निकला है CNBC आवाज। महंगाई, नौकरी, बिजनेस की दिक्कत, देखिए असली तस्वीर। मोदी बजट ग्राउंड रिपोर्ट सिर्फ CNBC आवाज पर।